स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 11th बायोलॉजी चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में है। और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। आज का हमारा पहला सवाल है कि इनमें से ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि भक्षण नहीं करती है, यानी कि फेगोसाइटोटिक नेचर उसका नहीं है। तो फेगोसाइटोसिस नेचर जब होता है तो वो सेल क्या करता है, इस तरीके से जो नए ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं यानी फॉरेन पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं उनको वो इनगल्फ करते हैं, अपने अंदर स्वेल करते हैं, निगलते हैं और फिर उसके बाद उसको डिसॉल्व कर देते हैं। और डिसॉल्व करने के बाद ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स सिंपल फॉर्म में बना करके जो मीडियम है, ब्लड मीडियम है, उसमें रिलीज कर देते हैं। नाउ अब देखते हैं इनमें से कौन सा वो नहीं है। तो दैट इज बेसोफिल। बेसोफिल जो है इसमें फेगोसाइटोटिक नेचर नहीं होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से ऐसा कौन सा कॉमन सिम्टम है उन लोगों में जिनको डेंगू हो रखा है। तो जिनको डेंगू हो जाता है ना, उनमें से जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं और कभी कभी इतने कम हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता है। प्लेटलेट्स का सबसे ज्यादा बड़ा फंक्शन क्या है कि वो बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर का काम करते हैं, ब्लड को क्लॉट कराने का काम वही करते हैं। और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि उन प्लेटलेट्स का काउंट इतना कम हो जाता है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। यश चोपड़ा की मृत्यु जब हुई थी तब डेंगू अपने पीक पे था और उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता था और उनका भी प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही है एक कार्डियक साइकिल के लिए। तो कार्डियक साइकिल को हम देखें तो ये रहा कि ये पूरा एक एरिया है जो कि सिस्टोल में है, ठीक है। और उसके बाद ये जितना एरिया है ये सारा का सारा डायस्टोल में है ना। सिस्टोल में अब देखिए क्या क्या हो रहा है। ये यहाँ से देखिए तो आर्टीरियल सिस्टोल में सिर्फ ये चीजें हो रही हैं, राइट। और इतना पूरा का पूरा डायस्टोल में हो रहा है। एंड देन उसमें भी ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इस सिस्टोल में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि सिकुड़ रहा है, कभी भी रिलैक्सेशन नहीं, उस समय वो सिकुड़ रहा है, राइट। तो इन सब में से जो सही स्टेटमेंट है दैट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय आरटी, यानी कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम टाइम पे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड पंप वहां से पंप आउट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक एक्टिविटी को कुड बी मॉडरेटेड बाय ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम की वजह से कार्डियक एक्टिविटी जो है वो ठीक की जा सकती है या फिर उसको मॉडरेट और उसको संयमित तरीके से ठीक किया जा सकता है, बराबर बनाया जा सकता है। तो ये क्या है? तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम दैट स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। इन सब को वो मॉनिटर करते रहता है और जैसा होना चाहिए उसको उसी तरीके से बनाए रखता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से ऐसा कौन सा एसेंशियल सब्सटेंस है जो ब्लड के कोगुलेशन के लिए यानी ब्लड के जमने के लिए बहुत जरूरी है। तो ब्लड के जमने के लिए अगर हम देखें तो एक तो ये कैल्शियम आयन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड देन कैल्शियम आयन के साथ साथ यहाँ पे हमें एक चीज और जरूरी है एंड दैट इज प्लेटलेट फैक्टर्स। ये जितने भी हैं 11, 12, 10, 7, 8, 6, ये जितने भी हैं दे आर प्लेटलेट फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड के क्लॉटिंग में। So calcium ion and platelet factors are very important for blood coagulation. Now moving to the next question कि ECG में depolarization और repolarization हो रहा है पूरे कार्डियक साइकिल में। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में उनमें से कौन सा वेव रिप्रेजेंट नहीं करेगा ECG। तो ECG अगर देखें तो P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। आर्टरिया का डीपोलराइजेशन वो दिखा रहा है। QRS वेव है जिसमें PR इंटरवल यानी कि ये वाला,
ये वाला पूरा पोर्शन, ये PR इंटरवल डिले दिखा रहा है AV नोड का, जिसकी वजह से ब्लड की फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स में, राइट। एंड देन QRX कॉम्प्लेक्स बता रहा है हमें डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो हर जगह पे यूज हो रहा है डीपोलराइजेशन, और सिर्फ एक जगह पे इन दोनों के T पे और ST सेगमेंट पे यूज हो रहा है रीपोलराइजेशन। स्टार्टिंग होता है डीपोलराइजेशन से एंड एंड होता है रीपोलराइजेशन से। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, मतलब करेक्ट एज इन की क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर है हमारा, दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि कहाँ पे रीपोलराइजेशन हो रहा है। हर जगह पे सिर्फ एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टरिया, और आर्टरिया के बारे में लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन, और बाकी 3 जगह पे वेंट्रिकल के बारे में ही लिखा हुआ है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमंस। ये हमने पहले भी देख रखा है, न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है, यस दैट इज RBCs। ये देखिए RBC में नहीं होता, तभी तो ये वाला पोर्शन जो है वो गड्ढा टाइप है, ये सारा का सारा, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है अंदर की ओर दबा हुआ है, राइट। सो दैट इज इरिथ्रोसाइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड सेल्स है, यानी कौन सी ऐसी रुधिर कोशिका है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहती है। तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व है, ये तो हमें पता ही ना कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सारे के सारे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। एक न्यूट्रोफिल्स है हमारे पास, there is this neutrophils and then eosinophils, basophils, monocytes and then lymphocytes। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, and that is RBC। ये तो बहुत ही क्लियर है ना कि RBC क्या करता है। RBC is used as a carrier of hemoglobin oxygen, right? तो RBC का ये काम है, WBC का अनदर काम है। Now moving to the next question कि इनमें हमें ये बताना है जो कार्डियक इम्पल्स होता है, जो ओरिजिनेट होता है, वो किस तरीके से फर्दर आगे बढ़ता है। तो फर्दर आगे बढ़ने के लिए अगर हम देखें तो पूरा एक नेटवर्क है जो कि काम करता है एक साथ मिलकर के, यहाँ से वहां, वहां से वहां, और इस तरीके से पूरे हार्ट में एक तरंग नुमा जो चीज होती है वो बढ़ती है, और पूरा कंडक्टिंग सिस्टम उसी तरीके से काम करता है। एंड द करेक्ट सीक्वेंस इज SA node, then AV node, and then AV bundle and Purkinje fiber। यहाँ पे हम इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे यहाँ से बढ़ना, ओरिजिनेट होना इधर से शुरू हुआ है। SA नोड यहाँ पे लिखा हुआ है, साइनो आर्ट्रियल नोड जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। अब यहाँ से फिर बढ़ा है ये AV नोड की तरफ, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की तरफ, और फिर उसके बाद आया है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल की तरफ, यहाँ से ये देखिए इधर से ये आया हुआ है, एंड देन लास्ट में ये परकिंजे फाइबर तक जाता है। और फिर परकिंजे फाइबर जो पूरे हार्ट से साइड बाय साइड इस तरीके से मिला हुआ रहता है, तो जैसे ही परकिंजे फाइबर्स में आता है ये वाला पोर्शन जो होता है एक साथ ही एक्ट करता है। सो वी हैव सीन ना कि एक साथ ही जो वेंट्रिकल होता है इसमें फिलिंग होती है, तो सेम टाइम पे फिलिंग होती है, वो इसी वजह से ये फिलिंग हो पाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहती है, एंड दैट इज लिम्फोसाइट्स। ये रहे वो लिम्फोसाइट्स जो इस तरीके से हमें ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, दे आर लिम्फोसाइट्स। तो जब भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होना होता है, वैसा कोई अभिक्रिया चल रही होती है, तब कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, दैट इज लिम्फोसाइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट के साउंड के बारे में। तो हर्ट का साउंड एक तरीके से आवाज करता है लबडब, LUB DUB। तो जो सेकंड साउंड है दैट इज डब। तो डब क्लोजर, ये डब की आवाज तब आती है जब क्लोज होता है। तो क्लोज होता है उस समय कौन सी चीज क्लोज हो रही होती है, एंड दैट इज कि ये देखिए ये रहा ऑनसेट ऑफ डायस्टॉल है, यानी कि कोई चीज डायस्टॉल में, मतलब कि जो भी है हमारा आर्ट्रियम या वेंट्रिकल वो डायस्टॉल में जा रहा है, ठीक है। और इस समय क्या होता है, सेमी लूनर वेल्व्स, ये वेल्व जो हैं ये बंद होते हैं, ठीक है। सेमी लूनर वेल्व्स, यू गॉट द आंसर। सेमी लूनर वेल्व जब बंद होते हैं
तब डब की आवाज होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कार्डियक साइकिल को इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं हम ईसीजी को, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नहीं बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो बना हुआ रहता है हमारे पास, उसमें सही तरीके से जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो QRS कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, राइट। तो यहाँ पे हमें कहाँ मिल रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये रहा हमारा आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो सवाल है ना, ये इस तरीके से कई बार कई तरीके के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जहाँ पे हमें ये बताना रहता है कि कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति कौन से दूसरे रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रुधिर दे सकता है, अपना खून दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके लिए बहुत ही सिंपल टाइप है। एक तो सबसे पहली चीज कि जो ये नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले दे सकते हैं पॉजिटिव को, पर पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। वाइस वर्सा का केस बिल्कुल भी नहीं है, राइट। और ये एक चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके सवाल ब्लड टाइप के जितने भी होंगे, जिस भी लेवल के होंगे, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ब्लड ग्रुप, सॉरी इनकरेक्ट ऑप्शन है, that is blood group is designated on the basis of presence of antibodies in blood plasma। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एंटीबॉडीज के आधार पे हम ब्लड ग्रुप को डिजाइन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट। और बाकी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे के पूरे चार्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होगा जब उसका जो हार्ट बीट है वो 72 बार प्रति मिनट की रफ्तार से धड़क रहा है, ठीक है। यानी कि प्रति मिनट, 1 मिनट में वो 72 बार दिल धड़क रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml है, तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा, एंड दैट इज 3600 ml। ये होगा उसका फाइनल कार्डियक आउटपुट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि इस कॉलम वाले और दूसरे कॉलम वाले में से कौन सा किसके साथ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कि ये टिश्यू फ्लूइड को वापस से ड्रेन करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है, पल्मोनरी वेन्स यही एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट। वरना वेन्स जितनी भी है बॉडी में वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट दिस पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम होता है, दे आर हेल्पफुल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वो रुधिर के थक्के बनाने में काम आते हैं। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू इम्यून रिस्पॉन्स, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये बताना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि आर्टरिया रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू वेंट्रिकल्स। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले आर्टरिया में ब्लड आता है, उसके बाद वो वेंट्रिकल्स में जाता है। एंड नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज action potential generated at sinoarterial node passes from arteria to ventricles। बिल्कुल सही। अभी पीछे हमने देखा है ना कि वहां पे एसी नोड से शुरू होता है और फिर एवी नोड को जाते हैं, फिर एवी बंडल को जाते हैं एंड देन पर्किंजे फाइबर को जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल एक साथ सही भी है और सिंक्रोनस है, यानी कि एक साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि विस्कस होता है और साथ में स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, एंड दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में जहां पे ये चैप्टर शुरुआत किया गया, उसके नीचे की जो दूसरी लाइन है ना, नीचे से जहां पे चैप्टर शुरू हुआ है लेफ्ट हैंड साइड को,
वहीं पे दूसरी लाइन में नीचे से लिखा हुआ है प्लाज्मा के बारे में यही चीज कि प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लाज्मा विदाउट डैश इज कॉल्ड सेरम, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर कोगुलेटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। ये भी एनसीईआरटी की तीसरी या चौथी लाइन है प्लाज्मा के बारे में, जहां पे एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज डैश एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटोटिक सेल्स, दे आर ऑग्रेन्यूलोसाइट। अब ऑग्रेन्यूलोसाइट दो टाइप के होते हैं एंड दैट इज द फर्दर डिस्कशन। आपके लिए अभी तक यहाँ पे सिर्फ यही है, ऑग्रेन्यूलोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर phagocytotic cells. Now, moving to the next question, eosinophils are associated with allergic responses reaction. जब भी एलर्जी होगी eosinophils का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। तो कभी भी ब्लड रिपोर्ट किसी की भी आए घर में तो आप देखोगे कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, इसमें बेसोफिल्स भी होगा, जिसमें न्यूट्रोफिल्स भी होगा, जिसमें इओसिनोफिल्स भी होगा। तो आप ये सोचोगे कि इओसिनोफिल्स का अमाउंट तो बहुत ज्यादा यानी कि बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो अच्छी बात नहीं है, यानी कि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तभी इओसिनोफिल का अमाउंट बढ़ा हुआ है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार कभी भी अपने सरहदों की सुरक्षा के लिए कब ज्यादा सतर्क रहती है, कब ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस डिस्पैच करती है। बिल्कुल सही, वो तब डिस्पैच करती है जब इस बात का डर हो कि पीछे के जो हमारा सरहद है वहां पे गोलीबारी हो सकती है। वही सेम चीज होता है बॉडी के साथ। जब बॉडी को ये भय रहता है अंदर से कि एलर्जी चल रही है, तभी ये अपना प्रोटेक्शन बढ़ाना शुरू करता है। तो जैसे ही ये प्रोटेक्शन बढ़ाना शुरू करेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आएंगे, इओसिनोफिल अपने आप ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी सी ब्लड रिपोर्ट्स, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आयंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन क्लॉटिंग। कैल्शियम आयंस, ये भी हमने पीछे भी देखा है कि कैल्शियम आयंस का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है क्लॉटिंग में। नाउ कि ईसीजी को देख करके हार्ट बीट हम डिसाइड कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ 2 QRS रेट जो होते हैं, 2 सक्सेसिव QR कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, उसको हम देखें और उसको 300 डिवाइडेड बाई 2 उसको डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट पता चल जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड ईसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसको हमें बताना है कि इसके पीक कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पीक इज P एंड देन Q R S T एंड देन अगेन P, से साइकिल फिर शुरू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लिवर। लिवर से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक मीन्स अगेन लिवर और पोर्टल सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये हमें बताना है कि एबनॉर्मल कंडीशन जब ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ है जो दिया हुआ हमें ए और बी में, वो डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो पहले में दे रहा है कि बहुत ही तेज चेस्ट में पेन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट मसल्स को नहीं हो रही है, तो दैट कंडीशन इज एंजिना, उसको हम एंजिना बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो दैट इज स्ट्रोक, यहां से स्ट्रोक का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें कोई डिजीज हो गई जिसकी वजह से जिसका ल्यूमेन है आर्टरी का, मतलब जो स्पेस है आर्टरी में ब्लड के फ्लो करने की, वो और ज्यादा पतली हो गई है। तो जब पतली हो गई तो कौन सी डिजीज होगी? दैट इज एंथ्रोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज वाई इट इज यूज्ड एज एंथ्रोस्क्लेरोसिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डिफाइन करना है पर्किंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस को, और ये बताने की कहाँ पे प्रेजेंट है। तो पर्किंजे फाइबर के बारे में कि इम्पल्स कंडक्ट करता है, रिले करता है एवी नोड से पूरे वेंट्रिकुलर वॉल को, हमने अभी इमेज में भी देखा है, और ये कहाँ पे होता है ये भी इमेज से हमें पता है कि कहाँ पे होता है। एंड देन नेक्स्ट इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फाइबर है जो कि एवी नोड से ओरिजिनेट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि ब्लड में इन सब का फंक्शन क्या होता है। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन का फंक्शन होता है कि क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है कि ये हमेशा ही इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन, IG मॉलिक्यूल्स, ये वही ग्लोबुलिन है। नाउ
नेक्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स फॉरेन मटेरियल जितने भी आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। फर्स्ट इमेज को याद करो, वहां पे एक इमेज था जिसमें फाइगोसाइटोटिक नेचर दिखाया था, वही है, वैसे ही होते हैं न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट। बहुत ही सिंपल, स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, कभी भी इम्यून को रिस्पॉन्सिव करना है तो लिम्फोसाइट एक्ट करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर की पोजीशंस। तो ये रही बंडल ऑफ हिस, हियर, यहाँ पे ये एवी नोड है हमारा, और यहाँ से ये रहा बंडल ऑफ हिस, और ये है पर्किंजे फाइबर जो पूरे वेंट्रिकुलर रीजन को कवर किए हुए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इस सवाल को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, फेटालिस से पता चल गया कि ये फीटस के बारे में बात हो रहा है। एरिथ्रो मतलब कि ब्लड के बारे में बात हो रहा है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि कोई चीज SIS लग रहा है ना, दैट मीन्स कि टूट रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब RH नेगेटिव और पॉजिटिव, जो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव होता है ना, दैट इज कॉल्ड AB, जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको हम RH बोलते हैं, रेहेसुस फैक्टर बोलते हैं। वो फैक्टर जब भी कॉम्पैटिबल नहीं होता है जो माँ है उसमें और जो उसके गर्भ में बच्चा है उसमें, तो पहली प्रेगनेंसी तो फिर भी होल्ड हो जाती है। पहली प्रेगनेंसी में उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता। सपोज दैट माँ RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले बार में ही जब बच्चा जन्म लिया तब ब्लड की मिक्सिंग हुई, माँ और बच्चे के ब्लड की मिक्सिंग जब होती है तब माँ की बॉडी ने RH पॉजिटिव जो फीटस था उसके अगेंस्ट अपने अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर लिया। उसको इस तरीके से समझो, उसको बिल्डअप कर लिया। जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होल्ड होने लगी तो बार बार मदर के ब्लड से जब फीटस आके अटैच होता है, इंटरडिजिट होता है यूटरस में जाके कोई भी भ्रूण, तो उस टाइम पे इंटरडिजिटेशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ब्लड में एंटीजेंस बन चुके हैं ना माँ के, वो क्लम्पिंग करना शुरू कर देंगे और बार या तो प्रेगनेंसी होल्ड ही नहीं होगी, बार बार जो फीटस है वो अबॉर्ट हो जाएगा, या फिर अगर होल्ड हो गई है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा और बेबी जो होगा वो सीवियर अनेमिक होगा, यानी कि उसमें RBCs की बहुत ज्यादा कमी होगी। अब RBC की कमी हो गई तो उसमें सबसे ज्यादा क्या उसको क्या फेस करना पड़ेगा, उसको जॉन्डिस की भी कंडीशन हो सकती है, सीवियर जॉन्डिस की हो सकती है। एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट साइकिल जो फीटस है उसकी डेथ तय है, या तो वो पार्चुरेशन के बाद हो जाए या फिर वो फीटल स्टेज में हो जाए। सो कभी भी RH पॉजिटिव और नेगेटिव देख करके ही कि ब्लड ग्रुप कैसा है, आप अपने कास्ट मिलाओ ना मिलाओ, अपने ब्लड ग्रुप्स को जरूर मिलाओ। एक सरकार की मुहिम थी कुछ सालों पहले जब लोगों को बहुत ज्यादा ये चीज की क्लैरिटी नहीं थी। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की वजह से ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम चलाया गया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें एक्सप्लेन करना है उस सिचुएशन को जहां पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि जितना ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, मेरा हाथ कट गया है, हाथ में से खून बाहर चलते आ रहा है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड रिलीज हो जाएगा बॉडी से और फिर अल्टीमेटली वो डेथ भी कॉज कर सकता है। दिस इज वाई क्लॉटिंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक टाइम गैप दिखता है हमें एक्शन पोटेंशियल में फ्रॉम SA नोड टू वेंट्रिकल्स में, तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये इसीलिए होता है ताकि वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कर सके और जो प्रेशर है वेंट्रिकल पे वो रिलीज हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, सेमीलूनर वेल्व बंद हो जाए, जिससे कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है पीछे की तरफ बढ़ना जो ब्लड को है वो भी रुक जाए। इसी वजह से वो एक्शन पोटेंशियल में थोड़ा टाइम का गैप रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें ECG को इंटरप्रेट करना है तो QRS टाइम टेकन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर दें। इसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं, अगर नॉर्मल है, जब 0.06 टू 0.10 सेकेंड्स हैं तो नॉर्मल है बिल्कुल, जो वेंट्रिकुलर का डीपोलर
डीपोलराइजेशन में जितना टाइम लगता है उतना ही लग रहा है उसको, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल के मसल्स जो हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनको कंडक्शन, जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो नहीं मिल रहा है, राइट। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Vibes. God bless you all.